प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन और आज हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नाज़रीन, पार्लियामेंट बड़ी है या अदलिया, कानून साजी करने वाले अहम या फिर कानून की तशरीह करने वाले, ये इस वक्त बड़ा अहम सवाल है। एक तरफ ये इल्ज़ाम है कि पार्लियामेंट अदलिया को अपने ताबे करना चाहती है, तो दूसरी तरफ ये शिकवा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक के बाद एक इजलास हो रहा है और आज भी 7वां इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। कोई फ़ैसला वहाँ से जो है वो नहीं सामने आ सका और ये भी अब खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी तफसील से हम जो है वो आपको मालूमात देंगे। और आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो मखसूस नशिस्तों पर अदालती फ़ैसले को मानने का मामला है, ये हल की जानिब जाने के बजाय इस मामले को मज़ीद पेचीदा कर रहा है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अदलिया की तरफ से आइन की हुदूद से तजावुज़ किया जा रहा है। क्या उन्होंने फरमाया इरफान सिद्दीकी साहब ने, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आज जो बानी PTI हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुकम्मल सपोर्ट करने का इंदिया दे दिया है, पैगाम दे दिया है कि वो उनकी बैकिंग पर हैं और किया है कि जी इनका नोटिफिकेशन फौरी किया जाए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सर मामला मज़ीद आपको लग रहा है कि पेचीदा हो गया है? जो कहा जा रहा था कि शायद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला देगी और उस पर मिनवन अमल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप इजाज़त दें तो सर ज़रा मैं ये दिखा दूं, इरफान सिद्दीकी साहब जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया, ज़रा वो देखिए। ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर वो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, उसकी लॉजिक है। फिर जब आइन 3 दिन कहता है, जब कानून 3 दिन कहता है, आप 15 दिन कहाँ से ले आए? आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आइनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। और एक डिक्टेटर जाता है, कहता है जी कि मुझे वैलिडेट करो, वो उसे वैलिडेशन भी मिलती है और साथ ही कहते हैं जितना चाहो आइन अमेंडमेंट कर लो, तरमीम कर लो, तुम्हें इख्तियार है। व्हाट इज दिस? हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। क्या पार्लियामेंट के सामने जब 2 रास्ते हों कि क्या जो आइन कहता है वो उस पर अमल करे या कोई गैर आइनी अदालती हुक्म कहता है तो उसकी पैरवी करे, ये 2 रास्ते हमारे सामने उन्होंने अब ला खड़े किए हैं और हमारे लिए मसला पैदा कर दिया है कि हम क्या करें और किधर जाएं। नहीं साहब, अगर हमारी अदालती तारीख बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती और एक स्लेट की तरह बिल्कुल साफ शफाफ होती तो आपको लगता कि आज इरफान सिद्दीकी साहब जो ताना दे रहे हैं वो ताना दिया जाता? शुक्रिया सलमान। मेरा ख्याल में बदकिस्मती से हमारी किसी इदारे की भी जो तारीख है वो नीट एंड क्लीन नहीं है। और एक मुल्क के अंदर एक हिजान या जो ताश है वो बस थोड़ी देर के लिए जब थमता है तो किसी तूफ़ान की जो आमद का ही जो है वो एक पता देता है या उसकी एक ख़बर देता है। अब देखें जी, बात यह है कि इस वक्त ये इशू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावज़ किया है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जा रहा। अच्छा। इससे बड़ा इशू है वो सियासी जो हमारा एक जो अदम इस्तेकाम है मुल्क में, जो आप फरमा रहे हैं कि पेचीदा हो गई है। मेरा ख्याल है कि पेचीदा सूरत हाल जो है वो जनहल होती जा रही है कि बजाय वो पेचीदा सूरत हाल जो एक अरसे से चल रही है उसकी हम कोई गुत्थियाँ सुलझा चुके होते पेचीदगी की, तो वो उससे ज़्यादा और उलझती जा रही हैं। अच्छा। और पेचीदगी मज़ीद पेचीदा हो रही है, मैं यही कह सकता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देती, अगर वो थोड़ा बहुत ऐसा देती जो तरीक़ा इंसाफ के उसके ऊपर नज़ात के ऊपर जो है वो उनके मुताबिक ना होता, जैसे कि आज काजी फैजी साहब ने एक फ़ैसला दिया है उनके बारे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो तरीक़े इंसाफ का उसके बारे में रवैया वही होगा जो हुकूमत का या ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतफिक नहीं है, जो सीट्स नहीं देना चाहते, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और जो हमारे अदारे भी शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल अब दलाइल से तो नहीं हो सकता। अच्छा। हर बंदा जो है अपने
जो है हक में बेशुमार दलाइल ला सकता है। सर दलाइल से नहीं होता था, फिर क्या ताकत से होगा? ताकत से नहीं होगा, मेरा मतलब कि बैठ के बजाय इसके कन्विंस करे एक दूसरे को, कोई एक मुफाहमत की कोई सूरत हाल होती। अच्छा, अब वो किसी ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, फिर उसको जो है बड़ी असर्टिवनेस के साथ कन्विंस कौन करे एक दूसरे को? यानी सियासतदान जो पार्टीज बनी हुई हैं, यानी कि अदलिया के लिए, वो एक दूसरे को कन्विंस करें, या फिर अदलिया आकर कन्विंस करे? अदलिया को तो कन्विंस करने की सर जरूरत नहीं है ना, कि हमने तो फैसला दे दिया, अब आपने अमल दरामद करना है। देखिए जी, अब हम एक वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अच्छा, जो बरतानिया के अंदर है। बरतानिया में आपको पता है कि सच कहते हैं, अब वो ये बात इतनी ज्यादा मुस्तहकम नहीं है कि वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन एक बात उसके अंदर, और जो कुछ भी है कि बरतानिया की पार्लियामेंट जो है कोई बात तय करती है, बरतानिया की अदालतों में वो नहीं चैलेंज हो सकता। मैग्ना कार्टा गालिबन उसको कहा जाता है, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैग्ना कार्टा, उसके बाद ये जो चल रहा है। लेकिन उसमें मजीद आप देख लें कि एक दफ़ा मैंने सुना था बड़े अरसा पहले, ये आज से 30-40 साल पहले बरतानिया पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी, तो उन्हें किसी ने कहा जी अगर हमने ये कह दिया कि जिन लोगों के सरों में बाल नहीं है उनको 10 साल की जेल में डाल दें, उसने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर लिया, जो इस तरह अहमकाना फैसला नहीं करेगी, लेकिन उनको डाल दिया जाएगा। अच्छा। अब शिबली फराज साहब ने मसलन आज कहा है, जी हाँ, और रेफरेंस ये है कि आपके वालिद ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हाँ जी। अब आप जो है बिलावल साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7 अमेंडमेंट्स आ गई, भुट्टो साहब ने 3-3.5 साल के अंदर ले आए। ठीक। 7 अमेंडमेंट पहली तो बांग्लादेश को मंजूर करने की थी, अच्छा, चलो चल गई, ठीक है। दूसरी अहमदियों को क्लियर डिक्लेयर करने की थी 1974 में। फरवरी 1975 के अंदर भुट्टो साहब एक जो है वहाँ पे लेके आए अमेंडमेंट, क्योंकि मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह का ज़ाब्ता भी इतना सख्त नहीं होगा कि उन्होंने कहा जी किसी को भी उसकी डिटेंशन की जा सकती पोलिटिकल पार्टी की, जिसमें NAP, अब्दुल अली खान, बेशुमार लोग जो है उसके अंदर डिटेन किए गए, उनकी डिटेंशन। और अदालतों में से 199 का जो रिट पिटीशन का राइट है इस ऐसे लोगों का, ये अदालतों से ले लिया। ये अब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। चौथी अमेंडमेंट सुने जी, चौथी अमेंडमेंट इससे भी खौफनाक कि हाई कोर्ट के जो जज जो है इसके बावजूद इंटरप्रेट करके और ऐसा करेंगे कि जो कि उन्होंने गैर जरूरी उनका तजावुज़ होगा, एग्जीक्यूटिव समझेगी, तो उनकी मर्जी के बगैर किसी भी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर तबादला किया जा सकेगा। अच्छा, अब पांचवी अमेंडमेंट ये है कि जी जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी मजीद जो पावर्स जो हैं उन्हें कर्टेल की गई, और मजीद उन्होंने कहा गया कि आप ये केसेस नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते, और उनको मजीद उन्होंने बंद कर दिया। और जब ये दोनों चौथी और पांचवी अमेंडमेंट हो रही थी, भुट्टो साहब की जिसके दोनों हाउसेज में 70% मेजॉरिटी थी, बल्कि 75% मेजॉरिटी थी, उन्होंने अपोजिशन को उठा के तस्दीक करने के लिए उनको टांगों से, मुफ्ती महमूद साहब सबको टांगों से पकड़ के जो होते नहीं है तो झूले पे आके बाहर फेंका। ठीक। फिर आप आ जाएं जी, इसके आगे आ जाएं जी। अच्छा, छठी अमेंडमेंट क्या थी कि हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जो अपनी 62 ईयर्स या अपनी मैच्योरिटी के ऊपर पहुंच गए 65 के ऊपर, तो ये रिटायर नहीं होंगे, बल्कि हाई कोर्ट के जजेस को 4 साल पूरा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 5 साल पूरा करेंगे। जो पहले जैसे आजकल होता है कि 6 महीने साल बाद जब वो आता है तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और फिर 7वीं थी कि मुझे रेफरेंडम कराने दिया जाए, क्योंकि जब PNA की मूवमेंट चल रही थी तो एक रेफरेंडम कराने की उन्होंने अमेंडमेंट की। अब मुझे बताएं कि ये जो 5 अमेंडमेंट्स हुई हैं पीछे छोड़ के, इससे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या छोड़ागा? पहले ने आपके फंडामेंटल राइट्स तबाह कर दिए, दूसरे ने जुडिशरी को बिल्कुल टोके के लिए बंद कर दिया, और इसके साथ मुल्क जो है, और फिर भुट्टो साहब ने एक मौके पे मार्शल लॉ भी लगा दिया 1977 चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो मसला ये है कि अब हमारे पास ये कहना जी कि ये कोई बहुत पहली दफ़ा कोई आ रहा है, चीज़ें अमेंडमेंट्स आ रही हैं, और इस अमेंडमेंट्स के अंदर एक चीज़ है जिसकी मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो है उसके ऊपर उसका जो ऐसे उससे उसकी मुखालफत करना है, जैसे तहरीक इंसाफ ने नैब का कवानीन उनको खुद अब हर्ट कर रहा था, लेकिन इस मुखालफत की, या और जो ये प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के बारे में इन्होंने सख्त स्टैंड लिया हुआ था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए।
यानी कि उनको अब उसी के ऊपर फिर कह रहे हैं कि जी अब ये होना चाहिए इख्तियार तो वापस कर उसमें दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है ना, आखिरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो हम एक बहुत बड़ी 25-30 साल से मैं रेजोनेट हो रहा है ये चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए और हर एक को पता है। आप ये कल प्रोग्राम में एहसन बूम साहब कह रहे थे हमारे साथ जब वो आए थे, तो उन्होंने फरमाया था कि यार 60-70 हज़ार मुकदमे, आज ही काई साहब कह रहे हैं कि 26 साल से मुकदमे है कि किसी औरत की प्रॉपर्टी का। ये कोई मतलब कि ये कोई बनाना हर लिहाज से बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। सवाल तो यहाँ पर यही है ना, क्योंकि अब जो आज शिबली फराज साहब ने बात की उसी का एक अगला जुमला वो मैं चाह रहा हूँ आप सुन भी लें जो उन्होंने कहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद हम दायरों में जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। शिबली फराज साहब जो हैं बिलावल साहब को तनकीद का भी निशाना बना रहे थे और उन्होंने क्या कहा मुस्तकबिल से मुतल्लिक, ज़रा वो देखते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे कि आइन की पूरे सूरत ही बिगाड़ दी जाए। तो ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो कि ये कानून उसी लिए PTI के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। पार्लियामान को अब 63A में एक बिल्कुल वो मंडी बना देंगे जिसमें कि लोग हॉर्स ट्रेडिंग होगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आपने कमज़ोर किया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त बदलते में देर नहीं लगता। ये इन्हीं को ही ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये इन्हीं पे ही अमल दरामद का होगा। हमने तो सह लिया लेकिन ये नहीं सह सकेंगे। नाना की तो वो सर ज़ाहिर है बात कर रहे हैं, लेकिन नवासे पर तनकीद कर रहे हैं। साथ साथ आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम वो भी ये बात असम्बली के फ्लोर पे कह के चले गए थे कि जी कल को जब आप रोएंगे तो आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, हम में से कोई आपके आंसू पोंछेगा। आज वो बात हो भी रही है और उसी को बुनियाद बनाते हुए शिबली फराज साहब फिर मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि जी हमने तो बर्दाश्त कर लिया, हमने सह लिया, आप नहीं सह सकेंगे। ये सलमान साहब इसी तनाज़ुर में नाना के तो मैंने बता दिया कि जिसको वो एंडोर्समेंट ले रहे हैं कि नाना ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मैंने बताया कि नाना ने जो 5 अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 4 साल में किसी आइन को 7 अमेंडमेंट्स ले, नॉट 5 अमेंडमेंट्स बुनियादी हकूक और अदलिया के बारे में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सही, और उसके बाद आखिरी जो है वो है रेफरेंडम के बारे में। सही। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो साइटेशन तभी कोई देगा जो बैंकर होगा और वहाँ से सियासत में आया हुआ होगा। उसका पॉलिटिकल जो है ना, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की तारीख तो पिछले 75 साल से है, चाहे क्या शुरू करें उनमें हम तफसील में नहीं जाते। सही। और वो इस वक्त ज़रूरत नहीं है और हाँ, अपनी असल शक्ल में सर। लेकिन बात यह कि इस वक्त असल में हर बंदा असर्टिव अपनी नस शो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद बिलाशुबा स्पेस ज़्यादा है कि वो अपनी एक इंटरप्रिटेशन करती है और जो कर रहे थे आज तक किसी चेक नहीं किया था। जब बंदियाल साहब ने 2022 के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा था कि जी आपका वोट काउंट भी नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। 63A तो फिर तजावज़ था। जब जिसको कहना चाहिए 184(3) के तहत 2 वज़ीर आज़म जो है उनको घर भेजा गया तो जावज़ था। सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लोग कहते थे। और वो एक जिसको कहना चाहिए कि उसकी कोई आवाज़ जो है जैसे कहते हैं नकार खाने में तू की आवाज़, तो वो यही थी कि कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अब आ गया जी टाकरा उन लोगों का जिनके ताकत पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो नाफज करता था तजावज़ भी, अच्छा, और जो तजावज़ नहीं भी होता था। अच्छा। अब उनके सामने वो खड़े हैं। ये तो बस वो कहते हैं ना, नाहक का मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, इन पे तो बिल्कुल नाहक है, क्योंकि ये तो इनकी तो ये सियासत के अंदर आल्दो हुकूमत है लेकिन सियासत में ये इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। आप देखो हम जो डिस्कस करते हैं सियासत, जब भी डिस्कस करते हैं तो हम या टेलीविजन को डिस्कस कर रहे होते हैं या PTI को कर रहे होते हैं या बानी तहरीक इंसाफ को कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने कभी भी इस तनाज़ुर में बाकी सियासी लीडरों को उस तरह नहीं किया, अल्लाह कि कोई एक आध वाक़या कभी हो जाए। ठीक। तो जब आप जो है सारा जो आमना सामने उन्हीं से है,
इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है कि उन्होंने हमेशा ही ताकतवर का साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ताकतवर का साथ दिया या ताकतवर ने उनका साथ दिया और ये साथ एक बड़ा सा गठजोड़ था। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं जी के मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि बड़े हादसे के बगैर हम निकल जाएं, क्योंकि इस तरह के सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर ये जो काम हो रहा है इसकी हम तफसील में नहीं जाते कि जी क्या, जो कल भी हमने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास क्योंकि बेनतीजा ख़त्म हुआ और मैंने शुरू में बताया इब्तदाइये में कि कुछ अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हुई इलेक्शन कमीशन के कि वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वक़ार सैयद साहब वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वक़ार, आप मुसलसल कवर करते हैं, सेनेट को भी आप देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की खबरें आपके पास होती हैं, चल क्या रहा है? एक के बाद एक इजलास और तकरीबन रोज़ाना ही इजलास हो रहा है। 7वां इजलास हो गया, वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। क्या है, क्या इस वक्त कन्फ्यूजन क्या है इलेक्शन कमीशन को? शुक्रिया जी। देखिए, पहले तो जब ये इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का अमल शुरू किया तो उसी वक्त शुरू किया जब एक वजाहती नोट आया 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख ही रहा था, जो कि आपको पता है जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट था उसमें काफ़ी सख्त ज़ुबान भी जो है वो इस्तेमाल की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इसका खमियाजा भी जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो उसके बाद जैसे ही इलेक्शन कमीशन उस पर मुशावरत जिस तरह ही वो जो है वो यानी वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, इसमें तफसीली फैसला है। तो इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर आज 7वें रोज़ जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ये सेशन किया है जिसमें मुशावरत की। पहले फेज़ में जो उनकी अपनी लीगल विंग है उनसे मुशावरत हुई और उन्होंने उनको ब्रीफ किया। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरी समझा कि जो आइनी माहिरीन है तो उनसे मुशावरत हुई और मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ केसेस में जो रिप्रेजेंट करते रहे उस पर मुशावरत हुई। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों की डेवलपमेंट कुछ मुख्तलिफ है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स हैं जिनके नाम जो है वो जो सामने आ रहे हैं, जिसमें मेंबर पंजाब है बरवाना साहब हैं, इसके अलावा जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा है जस्टिस इकरामुल्लाह खान, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कमीशन के इजलास में ये बड़ी वाज़ेह बात की है कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आर्टिकल 187 का जो है वो सहारा लिया, तो उसके बाद कोई चारा नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। लिहाजा हम इस बात के पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले पर मनो-अन जो है वो अमल दरामद करे। अब जो मेंबर पंजाब है बरवाना साहब, उनका जब ये पहली दफ़ा ये फैसला आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनको ये नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, तो उस वक्त भी बरवाना साहब जो थे वो इख्तिलाफी नोट उन्होंने लिखा था और उन्होंने जो अपने फैसला है उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको तो ये सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी इसकी हकदार नहीं है और उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा था कि ये मामला अगर आला अदलिया के पास जाए वो उसको मज़ीद क्लैरिफाई करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनका तो स्टांस वही है। अब जो जस्टिस इकरामुल्लाह खान की क्योंकि वो इस पूरे यानी कमीशन में उनका जो बैकग्राउंड है वो लॉ से ज़्यादा रिलेटेड है और वो ख़ुद जस्टिस भी रहे हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के माजी में जितने भी फैसले हुए हैं उसमें उनका बड़ा कलीदी रोल होता है और वो जब इलेक्शन कमीशन में केसेस की समाअत होती है तो उसमें भी उनका बड़ा कलीदी रोल होता है। तो अब उनकी जानिब से भी जो है वो ये राय सामने आ रही है कि जी चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो एग्जेक्टिव पावर्स थी 187 की वो इस्तेमाल की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि ये नतीजा माने। अब इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम थी, जो उनके यानी जो आइनी माहिरीन थे जिनके साथ वो थ्रू थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज़ की है कि क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग है और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो शॉर्ट आर्डर आया था उसके फौरी बाद जो है वो एक नज़रसानी की अपील जो है वो दायर की थी। लिहाजा हमें उसका वेट करना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उसका क्या जवाब आता है। ताम इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर भी है और वो प्रेशर इस हवाले से भी है क्योंकि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़े वाज़े अंदाज में कह चुका है कि इसके नताइज होंगे और इसके अलावा जो ऑर्डर आया है वो बड़ा क्लियर है क्योंकि अब ये बातें भी सुनने में आ रही है कि इस नुक्ते पर भी गौर कर रहा है इलेक्शन कमीशन जो वो कि जी नताइज होंगे तो वो क्या नताइज हो सकते हैं, क्योंकि ये तक कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत लग सकती है। अगर हम सियासतदानों की बात करें वो तो खैर आर्टिकल 6 लगाने तक की बातें कर रहे हैं, तो इस नुक्ते पर गौर हो रहा है?
देखिए तौहीनी अदालत तो डेफिनेटली ये एक बहस है, और मैं इससे कबल यही बता रहा था कि जो इजलास है उसमें सिर्फ ये नहीं सोचा जा रहा कि अगर हम अमल दरामद करेंगे तो किस पे करें, बल्कि उस पर यह भी सोचा जा रहा है कि जो जजमेंट लिखी गई है, जो तफसीली फैसला है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन पे बड़े यानी बुनियादी किस्म के सवालात उनके किरदार पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई पे उन्होंने क्वेश्चन जो है वो रेस किए हैं। वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन, देखिए जो रूल 94 था वो इलेक्शन कमीशन ने जो है सस्पेंड कर दिया है। अब जो इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार था कि वो ये नशिस्तें जो है वो जैसे उन्होंने इससे कबल यानी हुक्मरान जो इत्तेहाद है, जो बाकी जमातें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीए के अलावा जो उनको दी थी, अब इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि इलेक्शन जो रूल 94 है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको सस्पेंड कर चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारी मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से भी बात हुई, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो एक टाइम गेन कर सकते हैं और वो इस मद में कर सकते हैं कि वो जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उससे मुतल्लिक कोई वो टाइम ले सकते हैं कि वो यानी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि जी उसका फ़ैसला आने तक, क्योंकि जो शुरू में जब ये 4 सफ़ात पर फ़ैसला आया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का रवैया मुख्तलिफ था। उसके बाद जब ये तफसीली फ़ैसला आया तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, यानी 3 मेंबर ऐसे हैं जो एक तरफ हैं, तो उनका रवैया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो थोड़े से एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, और उनकी जानिब से जो है वो कहा भी जा रहा है कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है, लिहाजा कैसे जो है वो कोई हमें डिक्टेट कर सकता है। और इवन कि ये भी इतलात सामने आ रही है कि आज जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है उसमें ये बात की गई है कि कुछ मेंबर्स, 2 मेंबर्स हैं जिनकी जानिब से ये बात भी की गई है कि हम कैसे जो है वो अपने आप को सरेंडर करें। इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार है, कौन डिक्टेट कर रहा है, ये बताया कि कौन डिक्टेट कर रहा है? देखिए वो तो डेफिनेटली इस वक्त तो एक ही आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो है, और यकीनी तौर पर यानी जो मौजूदा हालात में जिन हालात में और जिस एजेंडे पे वो मीटिंग कर रहे तो उनका इशारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है। सही है। लेकिन जो देखिए इसमें एक फेज ये भी था कि जब 2 सूबाई स्पीकर थे, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनका लेटर भी आया था और उन्होंने भी कहा था कि जी जो एक्ट है वो मुकद्दम है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद है। तो उसके बाद जो है वो एक सिचुएशन बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इस फैसले पर जो इलेक्शन एक्ट में जो अगस्त में तरामीम की गई हैं वो उसका सहारा लेगा। लेकिन जैसे ही अब तफसीली फैसला है और तफसीली फैसले में जो मेंबर पंजाब है, मेंबर जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिनका बड़ा अहम रोल रहा है इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के मामलात में, उन्होंने अगर जो इख्तिलाफ किए तो इसके बाद ये कि इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली थोड़ा सा हिचकिचा रहा है फैसले करने में भी। और दूसरी बात ये कि जो आइनी माहिरीन है, जितने भी आइनी माहिरीन इलेक्शन कमीशन के साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं या जो उनकी लीगल टीम है, वो मुसलसल उनको ये कह रही है कि जी आप नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उस तक सब्र करें और उस तक जो है वो देखा जाए कि उसमें क्या फैसला आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सैयद सर। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो लग रहा है कि स्पीकर्स के जो लेटर आए, खतूत आए, उनके और अदालती फैसले के दरमियान फंस गए। लेकिन जो अभी वकार सैयद बात कर रहे थे कि जी रिव्यू पिटिशन जो है उसका इंतज़ार भी किया सकता है, आइनी माहिरीन ये बात कह रहे हैं, तो सर ये इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो किस हद तक हक बजानिब है? ये ऐसा ही है ना कि किसी को लोअर कोर्ट से सज़ाए मौत हो जाए मिसाल के तौर पे और उस पर कहा जाए जी फौरी अमल करो, फौरी अमल करो। भाई उसकी अपील तो लगने दें, हो सकता है अपील में उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाए, कोई फैसला रिव्यू हो जाए। तो ये आपको लगता है कि ये हक बजानिब है इलेक्शन कमीशन? ये क्या है? देखिए ये 3 चीज़ें कर लेते हैं। पहली तो जो है इंटर कोर्ट अपील जो है ये 23 अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल और आर्मी एक्ट को का जो सिविलियन पे लागू होने को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सही। और बिल्कुल ये 5 मेंबर बेंच जो था, एक ने तो सिर्फ इसमें तो सारे जो थे मुत्तफिक थे, उनकी बिल्कुल मुत्तफिका फैसला था, और एक ने ये कहा था कि ये कुछ एक्ट के कुछ क्लासेस में बाकियों को इस तरह के सिविलियन को किया जाए। लेकिन इस जो 9 मई के केसेस थे उनको सबने यकमुश्त जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
उसकी अपील जाके बेंच बना 10 दिसंबर, यानी कि तकरीबन आप ये समझे कि पौने 2 माह के बाद। ठीक है। 13 दिसंबर या 14 को बेंच जो है वो बैठा और उन्होंने वो सेट असाइड कर दिया उनका डिसीजन। सही। और उन्होंने कहा जी कि आप ट्रायल कर मुकम्मल कर लें, फैसला ना करें और बाकी जो है सारा बाकी मामला जो है वो उन्होंने उसको कहा जी इसको दोबारा हम इसको लागू ना करें और उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। ठीक है। अगरचे उस पर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। दूसरा इसके अंदर ये नुकता है जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि ऐसी CP कह लें या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह लें। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, उसमें कॉन्टेम्प्ट नहीं लग सकती। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट जो उनके ऊपर अच्छा उनका ज्यादा केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है मिसकंडक्ट का। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान साहब है और उनका अपने एक बड़ा मुकाम है, बड़े बोल्ड आदमी है। यहाँ तो 30 सेकंड की सजा देके वजीर आजम को फारिग कर दिया गया है अदालतों की तरफ से। वो अपने तौर पे उनकी भी एक ओपिनियन है जैसे इन जजेस की ओपिनियन है। आखिर जजेस में भी तो जज ने इनके बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन लिया, तो कुछ इसका मतलब है कि ओपिनियन इनके अंदर भी जो। सर मुझे माजरत के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेते हैं, इसी को यहीं से हम जो है कैरी ऑन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। नई साहब, सर ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँ वो कंप्लीट कर लें। इलेक्शन कमीशन उसके पास ऑप्शंस अमल दरामद नहीं तो फिर क्या, तौहीन अदालत क्या हो सकता है? मैंने जो 2-3 बातें की थी, पहले तो मैंने बताया कि नजरसानी का हमारे पास प्रेसिडेंट है, ठीक है, कि पहले भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसके अंदर कॉन्टेम्प्ट्स भी दायर की गई मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर और किसी के कान पे चू नहीं रही है, नतीजा कोई नहीं। अब आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पहली बात उसमें एक चीज मैं और ऐड करता जाऊँ कि इलेक्शन इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है ना कि परसेप्शन मैनेजमेंट, बदकिस्मती ये है कि उस परसेप्शन में कई जिसको एक बहुत लामतनाई एक गलत बयानी का सिलसिला होता है और 80-90% झूठ पे उसके परसेप्शन मैनेजमेंट करना। एक अरसे से 4-5 साल से हो गया कमो पेश कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में उन्होंने ये बात पहले जैसे काजी फायजा साहब के बारे में आज 6-7 साल पहले जहर उगला गया, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कैंपेन चली, परसेप्शन यही राजा सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में उन्होंने समझा कि ये शायद कोई आम आदमी होगा। हकीकत है कि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं। वो अगर किसी को ना करने पे आए तो आपके चाहे मुक्तदरा हो, चाहे गवर्नमेंट का वज़ीर आज़म हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अच्छा, अगर उनका सुनी मौक़िफ़ है तो वो कहते हैं ना लफ्ज़ तो गलत सिर्फ उनका या आईनी तौर पे, मतलब आईनी तौर पे, मैं पहले जाहिर है कि वो आईन को सामने रख के एक्ट कर रहे हैं ना। देखिए एक्ट क्या होता है, असेंबली ने पास किया हुआ है ना, बिल्कुल वो ये इलेक्शन कमीशन को अपना तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया हुआ ना, जो आइन के अंदर या उसको कुछ इख्तियारात हैं या फिर एक बाय लॉज है जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक है, वो भी असेंबली का पास किया हुआ है, उसको वो नाफिज कराना या उसके ऊपर लड़ना जो है या उसके ऊपर स्टैंड लेना उनको आता है। चुनाचे जो सुप्रीम कोर्ट है जो उनको ये बता रहा है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन को ये ढोंग है, ये उनको बातें जो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब उनकी टीम को ये सुप्रीम कोर्ट को जो है ना यहाँ स्पेस नहीं देंगे। अच्छा फिर उनकी जो अभी आपके जो वकार सैयद साहब ने एक बात की उसके ऊपर मैं हकीकत बताऊँ, मेरी ज़ाती इत्तलात है, फैक्चुअली गलत है। इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसा कोई भी जो है उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, सारे के सारे हमारे अपने जो नुमाइंदे जो फरमा रहे हैं, 2 मेंबर्स की तरफ से इत्तलात बिल्कुल सही नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, मैं अपने उसके ऊपर क्या बता रहा हूँ आपको कि आप ज़ाती इंफॉर्मेशन तरदीद कर रहे हैं और अंदर की बातें कुछ थोड़ी सी मुझे भी इंसाइट है कि कोई इख्तलाफ नहीं है। अब ये बैठे 7 दिन छोड़ो, ये 14 डेलिब्रेशन कर लेंगे। देखो एक चीज़ को वो भी सिंपल भरम रख रहे सुप्रीम कोर्ट कि हम आपकी बात पे गौर कर रहे हैं। वो आज भी कह सकते हैं हमने गौर किया, हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। और जो तीसरी चीज़ मैंने जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, वो रिलेटेड है असेंबली के ऊपर कि असेंबली ने ये कुछ चीज़ों में उन्होंने देर की है जो उनको कुछ पहले करने चाहिए थे, लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर जब उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली ने और पंजाब असेंबली ने लिख दिया तो इलेक्शन कमीशन उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
जैसा सुप्रीम कोर्ट समझता है ना कि हमारा भी एक जो है हमारे पास भी कुछ इख्तियारात हैं, या एक जो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, असेंबली जो है वो तो कहते हैं जी कि असेंबली ही तो है जैसे ये आइन बनाया है, बिल्कुल, और जैसे सबको गुंजाइश दी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की और बाकी। ठीक है सर, ज़रा हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। बड़ी आपने दिलचस्प बात बरकी दलील कर दी है, लेकिन क्योंकि आज जाहिर सी बात है एक और भी जो है वो खबर आई बैनुल-अक़वामी फोरम से, पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। और एक जानिब हम देख रहे हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट पाकिस्तान में महंगाई कम और माशी बेहतरी की नवीद सुना रही है। तो दूसरी तरफ मुल्क की इकॉनमी का जो सबसे बड़ा सहारा तस्वुर किया जाता है यानी IMF, वो भी पाकिस्तान के लिए $7 अरब का कर्ज आज मंजूर कर सकता है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे में आपको याद होगा स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पा गया था और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी देनी है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि IMF की तमाम शराइत, जिनमें से कुछ कड़ी शराइत थी और बाज़ का ताल्लुक चीन से भी था, वो भी जो है वो पूरी कर दी गई हैं। और चीन के अलावा उन्होंने UAE और सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा किया है। और इस मुस्बत खबर का असर हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी आज देखने में आया है। दूसरी तरफ कुछ FBR जो है वो भी इक़दामात करने जा रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल इस पर हम बात करेंगे। माशी उमूर के माहिर हैं खाकान नजीब साहब, स्पेशली उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमान, गुड टू बी विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच सर। इकॉनमी कैसा बिहेव कर रही है, इसके इशारे तो हम देख ही रहे हैं। कभी फिच जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग हम देखते हैं कि बेहतर हो जाती है, फिर इन्फ्लेशन जो है वो भी नीचे आई, सिंगल डिजिट में आ गई है। और आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी जो है वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 2.8% जो है वो होगा। तो ये ओवरऑल, और फिर पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहिदा होना जिसकी आज उम्मीद जाहिर की जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट है सर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए? So let me try and paint a picture as to where we stand in the short run. देखें, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? आसान मतलब ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा संभला, कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स 2 माह की इंपोर्ट कवर पे आ गए। ये 12 महीने पहले 1 माह की इंपोर्ट कवर पे थे। नंबर 2, इन्फ्लेशन जो ट्रेंड कर रही थी 38% इन मई और एवरेज कर रही थी 29% पे पिछले 2023 में, फिर 24 में 24% हुई। अब तकरीबन उम्मीद कर रहे हैं हम कि 10 से 15% के दरमियान कहीं आ जाएगी इस साल की बुनियाद पर, और अभी जो पिछला महीना गुजरा है उसमें सिंगल डिजिट में भी आ गई थी। सो ये मैक्रो स्टेबिलिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट जोज है। आपके जो ये मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये एक टिपिकल बिहेवियर है इकोनॉमी का जब वो IMF के एंगेजमेंट में चली जाती है। इकोनॉमी को स्लो करके पॉलिसी रेट अब आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। क्या मतलब है इसका? कि इकोनॉमी जब स्लो हुई, इंपोर्ट्स टूटी, इन्फ्लेशन इंपोर्टेड टूटी, रुपया संभला, पाकिस्तान की अपनी फूड की बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आई पिछले साल, एग्रीकल्चर प्राइसेस नीचे आई, फूड प्राइसेस के नीचे आने से लोकल इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई। तो आपकी जो इस वक्त शराय सूद थी 22% पे, वो 17.5 पे आ गई है। तो आई थिंक स्टेट बैंक बहुत ही कंजर्वेटिव होके प्ले कर रहा है, बिकॉज कहाँ 17.5% और कहाँ 10% इन्फ्लेशन, अभी भी 7.5% का गैप है। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में कम होगी और होनी चाहिए भी है मजीद? सर्टनली ये बिल्कुल इस वक्त नो ब्रेनर है कि चूंकि रुपया भी आपका कंफर्टेबल है, सो यू डोंट हैव टू डिफेंड द करेंसी बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट हाई, एंड सेकेंडली इन्फ्लेशन भी नीचे है, डिमांड तो टूट ही गई है ना, गाड़ियां भी आधी बिक रही हैं इस वक्त, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कोई ऐसी खास नहीं बढ़ रही। प्लस अगर आप जाकर देखें तो बिजली की खपत भी स्लो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी खपत स्लो है। सो ऑल इन ऑल प्राइवेट सेक्टर डिमांड टूट गई है। नंबर 2, इसका फायदा ये होता है कि जो फ्लोटिंग रेट पे गवर्नमेंट ने बोरो किया होता है उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी उसमें कमी आ जाती है। सो सर्टेनली रूम वहां पे है। अब ये है जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान हैज़ फाउंड इट डिफ़िकल्ट कि वो IMF की एंगेजमेंट्स को कंप्लीट कर सके। 24वीं एंगेजमेंट में है, ज़िंदगी में एक लंबी एंगेजमेंट कंप्लीट की है जो 2013 की थी। और सलमान, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो मैंने एंकर की थी पाकिस्तान के लिए। सो आई एम वेरी वेरी वेल अवेयर कि हम कभी भी ये कंप्लीट नहीं करते। प्रोग्राम कंप्लीशन निहायत ज़रूरी है। अभी भी FBR का अगर सितंबर एंड यानी फर्स्ट क्वार्टर शॉर्टफॉल है उसको मीट करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। एक तो शॉर्टफॉल आना नहीं चाहिए, आपको प्लान इस तरह करना चाहिए। सो ये दूसरी बात है कि बहुत ज़रूरी है कि आप सारी प्लानिंग अपनी रही। और तीसरी बात यह है सलमान
कि आखिर प्लानिंग तो अब वो करनी पड़ेगी ना कि 25वीं बार IMF के डोर स्टेप्स पे ना जाएं। तो क्या आप वो स्टेप्स ले सकते हैं जो फंडामेंटल हों इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जो बियॉन्ड दी IMF होंगे? मतलब IMF एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन करके उसकी तश्कील नौ नहीं करेगा, वो तो कहेगा कीमत बढ़ाकर आप रिकवरी बेहतर कर लें। बट जो 2500 अरब के करीब सर्कुलर डेट जमा हो जाएगा या इस साल में या अभी 2300 अरब है, उसका हल तो आपने निकालना है। अगर IMF आके ये भी बताना शुरू कर दे कौन सा प्लांट चलाना है, फिर आप कहेंगे लो जी अब IMF ये भी डिक्टेशन दे रहा है। सो थिंक थ्रू दिस। खाकान साहब, न्याजी साहब भी जो है वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर। जी खाकान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बड़ी आपने हौसला अफजा सूरत हाल दिखाई है और कंसर्न भी शो किए हैं जो बड़े लेजिटिमेट है, जायज़ है और बंदा मतलब क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। पहली बात तो ये कि हमने एक ऑलमोस्ट 13 ट्रिलियन रुपीस का जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है जो कलेक्शंस का, रेवेन्यूज़ का, टैक्सेस वगैरह का। तो चलो फर्स्ट क्वार्टर भी मुकम्मल तो नहीं हो, 5 दिन अभी रहते हैं। हाँ, और क्या बात है, और ज़ाहिर है कि आपने अपनी बेस्ट जजमेंट यूज़ किया। तो ये कितना हम मतलब वी आर लैगिंग बिहाइंड फर्स्ट क्वार्टर में। क्योंकि ये IMF ने इसको भी तो देखना है ना कि आप कैसे ये सारा जो आपने इतने जो टैक्सेस लगवाए हैं हमसे और हमने ऑब्जॉर्व भी कर लिए हैं, लोगों उन लोगों ने रहना भी इन टैक्सेस के साथ जो कुछ हुआ है। अब लोगों ने इस महंगाई के साथ जो है वो ऑब्जॉर्व किए, रहना शुरू कर दिए, जैसे तैसे गुजरात हो रही है। और अगर फिर भी हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है तो ये एक जो है ना मजीद इसका मतलब है कि हमें कोई और तो नहीं टैक्सेस मिनी बजट की बातें हो रही थी। हाँ वो लेकिन अब शायद पसे पर्दा चली गई है। खान साहब, जो FBR इकदाम कर रहा है, इससे जो न्याजी साहब की बात है, आपको लगता है कि वो मामला हल हो सकता है? तो जो अगस्त का शॉर्टफॉल था वो 98 बिलियन का था। अब सितंबर में 1220 अरब अगर कलेक्ट हो गए तो शॉर्टफॉल भी पूरा हो जाएगा, टारगेट भी पूरा हो जाएगा। सो लेट्स होप के इसके करीब चले जाएं। मैं खुद नहीं चाहता कि एक नया मिनी बजट या हम कोई और टैक्सेस का इजरा करें। 1800 अरब रुपए के करीब के न्याजी साहब जैसे फरमा रहे थे, नए टैक्सेस लगे हैं, लोगों पर बोझ पड़ा है और लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको सहा भी है। GST बढ़ा, फूड प्राइसेस पे उसका इम्पैक्ट आया। ये तो शुक्र है कि हमारी क्रॉप्स इतनी अच्छी हुई थी कि चीज़ें संभल गई और वो वक्त गुजर गया। बिजली पे निर्ख बढ़ाए, ये सब काम किए हैं। अब वक्त यह है कि FBR को फुली इस वक्त एम्पावर भी किया गया है और द करंट गवर्नमेंट ने कोशिश भी बहुत की है। सो वो अपने जो फुल खाकान साहब, सॉरी वक्त थोड़ा कम है। नहीं सब ये भी खबर आ रही है क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखना है ना कि अवामी फ़ायदे के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो चलें, ये FBR के इक़दाम हो गए, देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है। लेकिन IPPs जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है तमाम मामलात में, सर उसमें कुछ कहा जा रहा है IPP से बात हो गई है, हो रही है और उनको ऑन बोर्ड लाया जा रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कितना फायदा होगा अवाम का, आम आदमी का? सो IPP से कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि हमें इस पर बड़ी नशिस्त करनी पड़ेगी। पर शॉर्ट बात यह कि एनर्जी सेक्टर की तंजीमें न होने वाली है। IPP सप्लाई साइड पे एक जुज है उस चीज का जिसमें 94, 2002 और 2015 इन तीनों पॉलिसीज के अंडर लगे हुए हर IPP के साथ एक डिस्कशन करके एक लाए अमल तय करना है। कहीं डेट रीप्रोफाइल होना है, कहीं बंद होने हैं, कहीं हुकूमत ने उसको टेक और पे से उठाकर टेक एंड पे पे लेके जाना है। हुकूमत के अपने 50% प्लांट हैं, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बेहतर किया जा सके। और आखिर में बात यह है कि जो चाइनीज 30% CPEC के अंडर हैं उनको हैंडल करना है। ये सब काम किए जा सकते हैं। इससे कुछ रुपयों का फर्क जो 34 रुपए का एवरेज टैरिफ है उस पर पड़ सकता है, पर सर्कुलर डेट, लाइन लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन, टैरिफ को ठीक करना, सब्सिडी के रिजीम, ये सब काम तो आपके हैं सलमान। इस वक्त एनर्जी सेक्टर को सर्जिकली ट्रीट करें, टीम लाएं जो ये काम कर सके, डिस्कोर्स को निजी तहवील में दें। एक मिसाल हमेशा आखिरी दिया करता हूं। एक क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन तो नहीं, ऑब्जर्वेशन ही है और उसके ऊपर आपको कमेंट भी चाहिए। वो ये कि जी मैं तो हमेशा इसे बिल्कुल एक रासो अकीदा इस मामले में बिलीवर हूँ कि जितने हमारी जो जितने इकोनॉमिक हुज होते हैं या जो बुरान होते हैं, ये पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, ये उसकी बाय प्रोडक्ट है। ये उसकी कोख से जन्म लेती है और भी कई बुरान लेते हैं, लेकिन ये फौरन आता है। और स्टेबिलिटी ने कौमों को कहाँ तक पहुँचाया है और जहाँ नहीं रही तो वो धक्के खाते फिरे। तो आपका ख्याल है कि जो हमारी अभी भी फ्लूइड सिचुएशन है और अभी तक हमारा जो पॉलिटिक्स जो है वो किसी करवट ऊँट नहीं बैठ रहा
और उसका ये भी नहीं पता, लोगों को क्वेश्चन भी हमारे से लोग ये नहीं पूछता कि कीमतें कब आ रही हैं। आम बंदा ये पूछता है और उससे आम आदमी कोरिलेट करता है कि जी क्या बनेगा और किसका क्या बनेगा, फलां का क्या बनेगा। तो अब इस उसमें आप समझते हैं कि हम सेफ जोन में हैं, या ये जो करने के बावजूद ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये कहीं पे सारी एफर्ट्स को जो है बिल्कुल खराब ना कर दे। सर 30-40 सेकेंड्स। सो शॉर्ट आंसर ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आई थिंक आईएमएफ इसको सीमेंट करते हुए आगे चल पड़ेगा। लॉन्ग आंसर या लॉन्ग टर्म आंसर ये है कि इकोनॉमिक बैड गवर्नेंस जो है वो इसलिए आती है कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं काम करते, और वो इसलिए नहीं करते कि पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है जिसने ओवरसाइट देनी है इस सारे काम की, वो हमने पनपने नहीं दी उस तरह जिस तरह पनपनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब। सर हमें लेनी है ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।